हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे हों। जैसे बच्चों, कल क्लास नहीं आ पाई थी आप लोगों की, तो मुझे कुछ काम पड़ गया था, जिस कारण आपको क्लास कल प्रोवाइड नहीं हो पाई थी। तो आज आपको क्लास मिल जाएगी। वही 11:30 बजे का टाइम है हमारा, तो उस समय आपको क्लास मिल जाएगी। जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऋग्वैदिक समाज की। अभी हम किस में चल रहे हैं? ऋग्वेद में। अब जो जो चीजें समाज में विद्यमान है ना, उन सब चीजों को हम यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे उसका आर्थिक जीवन, फिर राजनीतिक जीवन और फिर धार्मिक जीवन। तो यहाँ पर फिर हमारा पूरा ऋग्वेद खत्म हो जाएगा। ऋग्वेद में मैं ज्यादा वीडियोस नहीं बनाऊंगा, कि ज्यादा वीडियोस लंबा होने का मतलब है कि फिर आप लोग को थोड़ा सा, जैसे मैंने देखा था मतलब जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा था, तो उसमें लास्ट में व्यूज बड़े कम दिखाई दिए। अब पता नहीं वो कम दिखाई दिए किस कारण से कम हुए, कि सोच रहे होंगे बोरियत हो जाती है लास्ट में बहुत ज्यादा ना। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि हम सभी एस्पेक्ट को, ऋग्वेद को ज्यादा लंबा ना खींचे। जहाँ पे चीजें खींचने वाली होंगी, जहाँ लंबी होंगी, वहां तो यार लंबी जाएंगी जाएंगी, उससे तो मैं कुछ भी फेरबदल नहीं करने वाला। पूरा पढ़ूंगा, चाहे फिर उसे कोई देखे या ना देखे, है ना। मतलब कि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो देखे, और जो नहीं पढ़ने वाला होगा उसकी बात ही क्या। तो कुल मिलाकर ऋग्वेद के अंदर जो है ना, वो ज्यादा चीजें नहीं है। ऋग्वेद उत्तरवेद दोनों मिलाकर ये बड़ा हो जाता है। तो ऋग्वेद को हम जितना भी है उसको समेटेंगे, और उसके बाद हम उत्तरवेद में एंट्री करेंगे। तो ऋग्वेद के अंदर लगभग लगभग 5 या 6 क्लासेस बनेंगी ऋग्वेद, क्योंकि उसमें एक तो उसका सामाजिक जीवन हो गया, एक धार्मिक जीवन हो गया, एक आर्थिक हो गया, एक राजनीतिक जीवन हो गया, और एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उस चीज का। ठीक है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किसकी? इसकी सामाजिक जीवन की। जैसे इसमें मैंने भौगोलिक विस्तार बता दिया था। भौगोलिक विस्तार कि ये लोग बसे कहाँ पे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। जो हमारे ऋग्वैदिक आर्य थे, जिन्हें हमने ऋग्वैदिक आर्य कहा था, वो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। अच्छा बच्चों, ऋग्वैदिक आर्यों का मूल निवास क्या था, इसके बारे में तो बहुत मतभेद है ना। ठीक से पता ही नहीं भाई कहाँ था। तो जिसने जो बताया उसके नाम पे मानते चलते हैं कि इसका मध्य एशिया था, या इस जगह था, या इस जगह था, इस तरीके से। तो ज्यादातर किसका माना गया? मैक्स मुलर का, कि ऋग्वैदिक आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज और बताता हूँ। जो भौगोलिक विस्तार था उसको मैं पढ़ रहा था, एक बुक है वैदिक सभ्यता, उसमें से था कुछ। और एक मतलब और एक बुक थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें भी था। उसमें ये भी था कि जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने ये, मैंने आपको लिखवाया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने ये कहा था कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसा किस बेस पे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि भाई ऋग्वेद के अंदर उन्होंने देखा कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात का जिक्र आता है, और 6 महीने दिन और 6 महीने रात जो होती है वो पोल पे ही होती है। जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्लियर करूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में ये कहा कि भाई ये तो उत्तरी ध्रुव से आए थे, क्योंकि वहीं पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ऋग्वेद में उत्तरी उन्होंने 6 महीने दिन और 6 महीने रात के बारे में पढ़ा, इसलिए बता दिया कि आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने। और ये वाली बात मैंने आपको वहां पे बता दी थी। ठीक है। एक व्यक्ति और थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती के आधार पर मैंने आपसे बताया था कि इन्होंने कहा था जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो कहाँ से आए थे? तिब्बत के पास से आए थे। ठीक है। अब तिब्बत के पास से क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि ऋग्वेद में हिमालय और बर्फबारी का जिक्र हो रखा है। किसका? हिमालय और बर्फबारी का। जब ऋग्वेद में हिमालय और बर्फबारी का जिक्र इन्होंने पढ़ा, तो इन्होंने कह दिया कि ऋग्वैदिक आर्य तो भाई तिब्बत के आसपास से आए थे। ठीक है। ऐसे ही सब लोगों के अपने अपने मत थे। और मैक्स मुलर का मत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि ये कब से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। चलो खैर, ये तो हमने बात पढ़ ली थी। बीच में अगर आएंगी जो बातें, तो बीच में डिस्कस हो जाएगा, ये भी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनने चाहिए, वो नहीं छूटने चाहिए, उन चीजों को हम पकड़ के चलेंगे। अब देखते हैं ऋग्वैदिक समाज। पहले बच्चों ये बात ध्यान रखना, जो ऋग्वैदिक समाज, वो ऋग्वैदिक समाज में कबीलाई समाज था। मतलब कि लोग बाग जनजातीय तरीके से, कबीलाई तरीके से कबीले बनाकर रहते थे, है ना। और जब वो कबीले बना के रहते थे, तो कबीलाई लोगों की एक बात होती है कि उनमें ना भाईचारा बड़ा होता है, परिवारवाद बड़ा होता है। ठीक है।
तो कबीलाई जीवन जो ये लोग जीते थे, ऋग्वेद के लोग जो कबीलाई जीवन जीते थे, तो रक्त संबंध बड़ा प्रगाढ़ था इनका। रक्त संबंध दैट मीन्स खून का रिश्ता। तो परिवार को बड़ी महत्व देते थे। तो कबीलाई जीवन चलते हुए, यानी ऋग्वैदिक समाज कैसा था, कबीलाई जीवन पर आधारित था एक तरीके से। और कबीलाई जीवन पर आधारित था इसलिए इनके बीच में जो थी दूरियां बड़ी कम रहती थी, प्यार ज्यादा रहता था, हर एक चीज को महत्व देते थे। और धीरे धीरे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे ना, तो अब इनके बीच में असमानताएं बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कबीलाई जीवन से ये अपना जीवन चेंज करते हुए चले जाएंगे। तो ऋग्वैदिक समाज के जो लोग थे उनका जीवन कैसा था, कबीलाई जीवन जीते थे, है ना, यानी कबीले बनाकर जीवन में रहते थे। अब इस तरीके से समझो कि जब कबीलाई जीवन जी रहे हैं और प्यार बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर समाज तो पितृसत्तात्मक था, यहाँ तो समाज तो पितृसत्तात्मक था, लेकिन माता को भी खूब सम्मान दिया जाता था, माता को भी खूब सम्मान दिया जाता था। जैसे कि पर्दा प्रथा, जैसे पर्दा जो करते हैं ना, जैसे घूंघट कहते हैं, आज के समय में कितना घूंघट चलता है ना, अभी भी देखो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे बहुत घूंघट चलता है। तो ऋग्वैदिक समाज में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। जैसे आज बोलते हैं कि भाई लड़की की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, तो वहां पर कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं था कि लड़कियों की शादी जल्दी करनी चाहिए, या किसी तरीके से बाल विवाह का प्रचलन भी नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। लड़कियों को कुंवारी रहने का हक भी था, यानी जिन लड़की जो लड़कियां अविवाहित या कुंवारी रहती थी उनको अमाजू कहते थे। क्या कहते, अमाजू। ये सारी बातें मैंने लिखी हुई है, अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि जो कबीलाई जीवन था, यानी कि वो कबीलाई जीवन बहुत अच्छी ढंग से जीना जानता था, ऐसा ऋग्वेद के अंदर जिक्र आता है। तो ऋग्वेद में बताया गया है, यानी ऋग्वैदिक काल के अंदर जिक्र आता है कि वहां का समाज कैसा था, कबीलाई समाज था, प्यार था हम लोगों में। और जैसे जैसे ऋग्वेद से उत्तर वेद की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एक तो असमानताएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। फिर जो अभी ऋग्वेद में हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था, ठीक है, यही वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में कर्म आधारित थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वेद की तरफ जाएंगे, तो ऋग व्यवस्था कर्म आधारित, जो सॉरी वर्ण आधारित थी, यहाँ पर जो मतलब कर्म आधारित थी। और वहां जब हम जाएंगे मतलब उत्तर वैदिक काल में, तो ये क्या आ जाएगी, जन्म आधारित हो जाएगी, कि जिसका जन्म जहाँ हुआ है वो उसी वर्ण में आ जाएगा। तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो ध्यान रखेंगे हम लोग, वो कर्म आधारित थी, और कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता था। और जैसे जैसे आप उत्तर वेद की तरफ आएंगे, तो कर्म आधारित ना होकर ये जन्म आधारित हो जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद की वर्ण व्यवस्था क्या होती है अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। जैसे 4 वर्ण का जिक्र आएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये व्यवस्था कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। कर्म आधारित का मतलब होता है जो जैसा काम करता है। अगर कोई ब्राह्मण है और वो काम कर रहा है, समझो क्या बोलते हैं, व्यापार का, तो वो ब्राह्मण से व्यापारी बन जाएगा, नहीं वो वैश्य कहलाएगा। अब कोई मान लो वैश्य है और वो काम कर रहा है, जैसे मान लो जो निम्न जाति उस समय बोला जाता था, उसका कोई काम कर रहा है, तो वो उस वाली जाति में आ जाएगा, मतलब वो उसको कर्म कहलाएगा, जैसे उसे शूद्र कहेंगे, है ना। और जैसे कोई समझो वैश्य है और उसने ग्रंथ पढ़े, तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। यानी कि जो अपना कर्म जैसा कर ले, उस कर्म के आधार पर, जैसा जिसका काम है उसके आधार पर उसका क्या कर देते थे, उसका समाज बट जाता था। तो ऋग्वेद में इस तरीके की जो थी प्रथा प्रचलित थी। अब इसी तरीके से धीरे धीरे जब उत्तर वेद में आएंगे, तो क्या हो जाएगा, जन्म आधारित। जन्म आधारित का मतलब है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य का वैश्य, क्षत्रिय का क्षत्रिय, शूद्र का शूद्र, जो व्यवस्था आज भी दिखाई देती है। तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित थी। और जन्म आधारित ना होगी, उत्तर वेद में आते आते वो जन्म आधारित हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था, कबीलाई समाज था, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर कैसा था, कबीलाई समाज था। अब जरा समझिए, जो कबीलाई समाज था, इस समाज में मैंने बताया था महिलाओं की स्थिति भी अच्छी ठीक समान ही रहती थी लगभग लगभग से। और कबीलाई समाज उस समाज की ओर इशारा करता है जहाँ समानता भाईचारा, है ना, ये विद्यमान रहता था। कबीलाई समाज उस समाज को बताता है जहाँ समानता और भाईचारा, इन वाली चीजों को बताया जाता था। अच्छा, ये सारी बातें मैंने लिखी नहीं है, ये चीज को आप नोट कर लेना अगर करना चाहो तो, वैसे जरूरत नहीं है। जब कोई बच्चा यूपीएससी पीसीएस इनकी तैयारी करता है, तो उसको इन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया जाता है। तो लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को जनरल कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ती है। वो सिर्फ इसलिए कि इतनी सारी डिटेल करेंगे
तो फिर आप लोग पता चला कि कितना बचा पाए कितना ना बचा पाए। जब हम यूपीएससी का बैच स्टार्ट करेंगे तब वहां भी इन चीजों को हम बहुत और अलग से क्लियर करेंगे। फिलहाल आपके पेपर के लिए तो मैं इतना बता के चल रहा हूँ कि आप किसी भी पेपर में बैठ जाना, जनरल कंपटीशन वाले में, एसएससी में, रेलवे में, यूपी में, एमपी में, किसी पेपर में बैठ आप लोगों को लगभग लगभग बहुत सारा पढ़ा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ऋग्वैदिक समाज। तो कैसा था, कबीलाई समाज था, और कबीलाई समाज था और किस पर आधारित था, पितृसत्तात्मक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पितृसत्तात्मक। तो ऋग्वैदिक समाज जो था, जो वो पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा था, पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता का महत्व ज्यादा था, पर महिलाओं को भी पूरा सम्मान दिया जाता था, पूरा महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी ऋग्वेद में, वो परिवार या कुल थी। और इसके जो मुखिया होते थे, उन मुखिया को पिता या आप क्या कहते थे, कुलप कहते थे। पिता कहते थे या जिसे कुलप भी कहा जाता था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट और आता है, उसके लिए बस एक चीज समझना, मैं उसे लिखवा देता हूँ, उसका आप नोट करके लिख लेना, है ना। हाँ, जो कुलप था इसको गृहपति भी कह देते थे। जैसे पिता है ना, पिता गृहपति, तो इसे पिता भी बोल दो, गृहपति भी बोल दो, या कुलप बोल दो, एक ही बात है। अगर एग्जाम में आएगा ऋग्वैदिक समाज में पिता को क्या कहते थे, तो कुलप या गृहपति, कुछ भी कहते थे। और परिवार की सबसे जो छोटी इकाई थी वो क्या थी, कुल थी। कुल यानी कि परिवार, आज लोग बोलते हैं किस कुल के हैं, यानी किस परिवार, तो वही सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो ऋग्वैदिक समाज में परिवार की छोटी इकाई क्या थी, कुल थी, और जिसका मुख्य क्या होता था, पिता होता था। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि कबीला जीवन था, पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब कि पिता ही सारी चीजों को करता धरता था। और परिवार की जो इकाई थी, जो परिवार था, उसकी इकाई कुल बोलो या परिवार बोलो, और इसका मुखिया कौन होता था, इसका मुखिया पिता होता था, या कुलप कहते थे, या उसको गृहपति भी कहते थे। अब जो सामाजिक संगठन का आधार था वो गोत्र था, जिसे जन्ममूलक भी कहते हैं। यानी कि जो सामाजिक आधार था, जो समाज का आधार था, संगठन, सामाजिक संगठन का जो आधार था, उसका गोत्र, वो गोत्र पर आधारित था। अभी गोत्र का मतलब क्या होता है, आप देखो, जब हिंदू धर्म में पूजा या आप कोई पूजा पाठ करवाते हैं, हवन कराते हैं, तो नहीं कहते कि अपना गोत्र बताइए। तो उसी तरीके से इस गोत्र की बात यहाँ पे कही गई है कि सामाजिक संगठन का आधार क्या था, गोत्र था, जिसे जन्ममूलक भी कहते थे, गोत्र। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। अब ये प्राय नहीं है, प्रथा थी, प्रथा। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, नाती पोते, सबके लिए एक शब्द यूज था जिसे बोलते थे नृप। नृप्त, क्या बोलते थे, नृप्त। जो नृप्त शब्द था, ये वहां पर इन सब के लिए बोला जाता था, दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती, नाती, सबके लिए नृत्य शब्द का यूज होता था। पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि नृत्य शब्द ऋग्वेद में किसकी ओर इंगित करता है, तो आप बताएंगे दादा दादा, नाना नानी, नाती पोते, सबके लिए इंगित करता है। यानी कि संयुक्त परिवार, ऐसा मानो जो पितृसत्तात्मक था, कबीलाए था, प्यार बहुत था, तो सब लोग एक ज्वाइंट फैमिली से बोलते, ज्वाइंट फैमिली में रहते। तो ज्वाइंट फैमिली में तो मिलता है दादा दादी, नाना नानी, नाती पोते, सब ज्वाइंट फैमिली में मिलते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली जैसा परिवार था, और इन शब्द शब्द के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, नाती पोते के लिए, इन सब के लिए क्या यूज करते थे, नृत्य शब्द का यूज किया जाता था। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, दैट मीन्स ज्वाइंट फैमिली। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइंट फैमिली, है ना। तो ज्वाइंट फैमिली की प्रथा कहा थी ऋग्वेद। तो पहला पॉइंट कबीलाय जीवन था। फिर दूसरा, भाईचारा बहुत ज्यादा विद्यमान था। तीसरा, पितृसत्तात्मक था। चौथा, जो परिवार था, जो सबसे छोटी परिवार की, जो सबसे समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, वो परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। पिता को गृहपति या क्या कहते थे हम लोग, कुलप कहते थे। कुलप आएगा पेपर में, कुलप जरूर आएगा, ठीक है, ऐसे ध्यान में आ जाता है पेपर के अंदर। फिर साथ ही ये बताया गया कि ऋग्वैदिक समाज जो था वो किस पर आधारित था, वो गोत्र पर आधारित था, ये भी बता रहे हैं। साथ ही साथ बता रहे ऋग्वेद काल में परिवार कैसे रहते थे, संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। तो ये सारी चीजें कहाँ थी, ऋग्वेद में थी। अब हम समाज पढ़ रहे हैं, तो बच्चों समाज ही तो देखेंगे, समाज कैसा था, तो परिवार कैसा रहता था, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, यही तो देखेंगे समाज में। तो उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन बना पितृसत्तात्मक, दूसरा क्वेश्चन बना कुलप, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कैसी परिवार प्रथा थी, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, सामाजिक संगठन में किसी को प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर देखो, ये मैंने एक डायग्राम ऐसे दे दिया जिससे आपको याद हो।
कोई ऐसे ऐसे समझेगा नहीं, बस इसलिए बना दिए ब्रह्मा जी का चित्र जिससे आपको ये याद हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो बताया है, एक चीज बताई है इस चीज को, 1 मिनट के लिए रुकेंगे बस, मैं देख लूँ इसका उस व्यक्ति को। हम्म समझो। अब ऋग्वैदिक समाज में ये कहा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। हो गया बच्चों? ठीक है, चलो अब आइए। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रह्मा जी की फोटो लगा रखी है, आपको एक बार देख लो, सही दिख रही है? मैं चेक कर लेता हूँ। सही है। अब देखो, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब समाज चल रहा है तो समाज में वर्ण व्यवस्था भी थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है ना, ये दो चीजों की ओर इंगित करता है, मतलब दो चीजों को बताता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द दो चीजों को बताता है। एक तो बताते हैं रंग को, इसको रंग, कलर यानी, वर्ण शब्द एक तो बताता है रंग को, और एक इशारा करता है ये व्यवसाय की तरफ। किसकी तरफ? व्यवसाय की तरफ। बहुत ध्यान से, ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द का उल्लेख दिखता है, वो वर्ण शब्द बताता है एक तो रंग को और एक बताता है व्यवसाय को, इंगित करता है। और ऋग्वेद में ही ये कहा गया है, वर्ण शब्द के बारे में ये कहा गया है कि ऋग्वेद में एक विराट, मतलब महान व्यक्ति का जिक्र है। और ये कहा गया उस महान व्यक्ति, महान विराट पुरुष के मस्तक से तो ब्राह्मण निकले, उनके जो हाथ से भुजाएं थी उनसे क्षत्रिय निकले, उनके जो जांग थी उनसे वैश्या निकले। वैश्य मतलब जो व्यापार करते थे, वैश्य जो व्यापार करते थे। और उनके पैरों से शूद्र निकले हैं, जो काम करते थे, सेवा क्षेत्र में रहते थे, मतलब दैट मींस जो कर्म करते थे, काम, थोड़ा नीचे वाला, नीचे तरह काम करने वाले लोग, उन्हें शूद्र कहा गया। इस तरीके से ऋग्वेद के अंदर जो 4 वर्ण हैं उन्हें बताया गया, वो 4 वर्ण एक महान पुरुष के, विराट पुरुष के शरीर से निकले हैं, वो 4 वर्ण। और उस विराट पुरुष को ब्रह्मा जी भी कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ ब्रह्मा जी का जिक्र कर लिया। आप लोग उसको ज्यादा उसमें मत लेके जाना, विराट पुरुष ध्यान रख सकते हैं या 4 वर्णों का उल्लेख ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो मैंने चीज बता दी। ठीक है, तो 4 वर्णों का उल्लेख रखना। और वर्ण शब्द किसको दिखा रहा है? रंग को दिखा रहा है और व्यवसाय को दिखा रहा है। ठीक है, वर्ण शब्द किसको दिखा रहा है? रंग को या व्यवसाय को। अब जरा समझना, यही वर्ण शब्द जो रंग और व्यवसाय को यहाँ दिखा रहा है ऋग्वेद में, यही वर्ण बन जाएगा उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। और यहाँ जो ये वर्ण व्यवसाय की तरफ इंगित कर रहा है, वहां वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाएगी। तो यहाँ पर व्यवसाय यानी कि वर्ण, जिसका जैसा व्यवसाय उसका वैसा ही वर्ण हो जाता है। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, उसका व्यवसाय पूजा पाठ हो गया तो वो ब्राह्मण। अगर कोई युद्ध कर रहा है तो उसका व्यवसाय युद्ध करना हो गया, तो उसका वर्ण क्षत्रिय हो गया। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसका वर्ण व्यापारी हो गया, तो वो वैश्य हो गया। और अगर कोई साफ सफाई कर रहा है तो उसका वर्ण शूद्र हो गया, तो वो शूद्र कहलाया। समझ में आया? तो ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था दिखती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। अच्छा देखो, ये जो 4 वर्ण का उल्लेख है ना, जिसमें से कहा कि ब्रह्मा जी यानी विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ये रहा, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ये वाली बात किस में लिखी है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। और ये जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है, यानी कि पहले 3 का जिक्र तो पहले मंडलों में मिल जाता है। किसका? ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इनका जिक्र तो पहले वर्ण में मिल जाता है। और 10वें मंडल में किसका जिक्र मिलता है? शूद्र का। ऐसा बताया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि शूद्र का जिक्र ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किसे मिलता है? पुरुष सूक्त में। इतना आप ध्यान रखेंगे। तो चारों वर्णों का जिक्र हमें कहाँ दिख जाता है? चारों वर्णों का जिक्र हमें कहाँ दिख जाता है? ऋग्वेद में दिख जाता है। तो ध्यान रखना ऋग्वेद में, ठीक है ना? तो ध्यान किस तरीके से रखेंगे कि ब्रह्मा जी यानी विराट पुरुष के मस्तिष्क से कौन निकले? ब्राह्मण, जो किस पे आधारित थे? कर्म आधारित थे पहले। ठीक है, और भुजाओं से क्या निकले? क्षत्रिय, जांघों से क्या निकले? वैश्य, और पैरों से क्या निकले हैं? शूद्र। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी ऋग्वेद में, ना कि जन्म आधारित थी। और 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसका जिक्र किया गया है? शूद्रों का जिक्र किया गया है। उसके बाद समाज चल रहा है,
तो बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, इस चीज का कोई भी प्रचलन नहीं था ऋग्वेद के अंदर, ध्यान रखेंगे। बाल विवाह, अब जरा समझो, यानी कि बाल विवाह तक नहीं हो रहा, तो कितना उच्च कोटि की चीज समझ रखते थे कि भाई अभी बच्चा ये छोटा है, इसको समझ नहीं है चीजों की, इसलिए इनका विवाह अभी नहीं हो सकता। सती प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन ही नहीं था, सती प्रथा यानी कि बाद में आई है, ऋग्वेद में कोई सती प्रथा का जिक्र नहीं था। सती प्रथा क्या होता है कि महिलाओं को जब उसके पति की डेथ हो जाती थी, तो महिलाओं को उन्हीं की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, ये सती प्रथा कहते थे। तो सती प्रथा का भी कोई जिक्र नहीं मिलता, यानी सती प्रथा जैसे व्याख्या नहीं थी। पर्दा प्रथा यानी घूंघट, पर्दा, स्त्रियों को पर्दा प्रथा की कोई जरूरत नहीं थी। तो कितना उच्च कोटि का समाज यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट, विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, कितना सही बात है। अब देखो, विधवा यानी कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, तो उस स्त्री का दोबारा से विवाह, विधवा विवाह यही तो पुनर्विवाह, दोबारा विवाह करा देना। तो दोबारा विवाह की प्रथा भी ऋग्वेद में थी, ना तो पर्दा प्रथा थी, ना बाल विवाह था, ना सती प्रथा थी, लेकिन विधवा विवाह था, यानी पुनर्विवाह की जो प्रथा थी ऋग्वेद में थी। समझ में आ रहा है ना। प्रचलन में थी। पुत्रियों को उपनयन संस्कार होता था, ये पुगियो नहीं है, पुत्रियों है बच्चों, पुत्रियों, पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार का मतलब होता था जब जनेऊ धारण करते थे, और जनेऊ धारण के बाद जब वो शिक्षा के लिए जाते थे, उसको बोलता था उपनयन संस्कार, यानी पुत्रियों को भी शिक्षा का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, पुत्रियों को भी शिक्षा का अधिकार दिया जाता था ऋग्वेद। आगे देखते हैं। अब देखो, अब ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूर्य सूक्त में, जो सूर्य सूक्त है उसमें विवाह समारोह का विवरण दिया गया है, कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूर्य सूक्त में ये बताया गया है, 10वें मंडल का सूर्य सूक्त है, उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे विवाह समारोह का विवरण है, मतलब कि विवाह भी होते थे, विवाह समारोह भी होते थे, ऐसा विवरण दिया गया है। समझ में आ रहा है। सूक्त मतलब उसमें जो लिखी हुई बातें हैं, जो वाक्य लिखे हुए हैं, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक सूर्य सूक्त है ना, सूर्य सूक्त मतलब कि सूक्त मतलब लिखे हुए वाक्य एक तरीके से, है ना। तो उस लिखे हुए वाक्य में ये बताया गया है कि यहाँ पर विवाह भी होते थे, और ऋग्वेद में दहेज प्रथा नहीं थी। दहेज प्रथा, बच्चों ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दहेज प्रथा नहीं थी, विवाह समारोह थे, और दहेज प्रथा जैसा कोई जिक्र नहीं था, दहेज प्रथा नहीं थी। एक पत्नी तत्व विवाह ही प्रचलित था। एक पत्नी तत्व विवाह का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही विवाह का प्रचलन था ऋग्वेद के अंदर। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के लिए भी खुले हुए थे, शिक्षा के द्वार जो थे वो स्त्रियों के लिए भी खुले हुए थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर वो तो नहीं थी, क्या बोलते हैं, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा लिखा है, हाँ, दहेज प्रथा तो नहीं थी, लेकिन जो कन्याओं को गिफ्ट दिया जाता था शादी में, जो गिफ्ट दिया जाता था, उस गिफ्ट का जिक्र जरूर कर रखा है यहाँ पर। और उसका शायद जो नाम था, वो नाम, बस एक मिनट के लिए रुकेंगे, वो नाम था, जहाँ तक है मेरे हिसाब से, एक बार मैं उसको देख लेता हूँ, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शायद मैंने दिखवाया ना था इसका स्क्रीनशॉट। और एक मिनट रुकेंगे, बस मैं एक बार से कंफर्म कर देता हूँ। हो गया। हाँ, तो मैं उसको कंफर्म कर रहा था कि यहाँ पर ना दहेज प्रथा तो नहीं थी, लेकिन जो परिवार था, पिता था, वो अपनी बेटी को कन्यादान के समय जो भेंट देता था, जो उपहार देता था, उसको कहते थे वहतु। वहतु, तो ध्यान रखना, ये लिखा हुआ नहीं है तो लिख लेना, कि ऋग्वेद में जो अपनी कन्या को गिफ्ट देता था, उस गिफ्ट को क्या कहते थे, वहतु कहते थे, वहतु। सही है, ध्यान रहेगा। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखी हमने इसके अंदर, कि 10वें मंडलीय पुरुष सूर्य सूक्त में विवाह समारोह का विवरण है, दहेज प्रथा नहीं थी, लेकिन जो कन्याओं को गिफ्ट दिए जाते थे उसे बहुतू कहते थे। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के लिए भी खुले थे, यानी कि बेटे बेटी दोनों को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, ये घोषा है, घोषा नहीं है, घोषा है, घोषा, घोषा बोल रहा हूँ, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वारा जैसी विदुषी, ये विदुषी है, विदुषी यानी विद्वान स्त्रियों का वर्णन था, मतलब ये पढ़ी लिखी स्त्रियां थी। तो लोपामुद्रा था,
घोषाता, सीता, अपाला, विश्वारा जैसी पढ़ी लिखी स्त्रियों का जिक्र मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो महिला कुंवारी रहती थी उस कुंवारी महिला को यहाँ अमाजु कहते थे। क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हो जाए क्लास। कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, उन्हें लिख लेना। अब ऋग्वेद में दास प्रथा का प्रचलन था, ये याद रखिए। दास प्रथा का प्रचलन था, मतलब कि दास से क्या काम करवाया जाता था, जैसे खेत की सफाई करवा ली, घर की सफाई करवा ली, है ना, और साफ सफाई करवाने वाली चीजें थी। इस तरीके से जो दास प्रथा थी ऋग्वेद में प्रचलित थी, तो दास प्रथा का प्रचलन था। जो आर्य थे ऋग्वेद में, जो आर्य थे वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे, तथा यहाँ सोम और सूरा का प्रचलन भी था। सोम रस यानी मदिरा, इस चीज पर पढ़ाऊंगा मैं, धर्म पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। अब इतना दास प्रचलन था। इस समाज में दो प्रकार के विवाह का प्रचलन था। विवाह कैसे थे? तो दो प्रकार के, एक होता था अनुलोम और एक होता था प्रतिलोम। अब ध्यान रखना, ये आता है पेपर में। अनुलोम विवाह में क्या होता था? अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का तो पुरुष होता था, यानी कि उच्च जाति का पुरुष होता था, और निम्न जाति की महिला, इसे बोलते थे अनुलोम विवाह तरीके से, ठीक है। और जो प्रतिलोम विवाह होता था उसको बोलते थे उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। अच्छा, इस चीज के यहाँ पर ना इन चीज का आगे जिक्र आएगा, खूब आगे जिक्र आएगा जब मैं अंतर जातीय विवाह के बारे में बताऊंगा। अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज जिसे बोलते हैं ना, उसमें भी आएगा। और चांडाल के बारे में बताऊंगा कि कैसे चांडाल का जन्म हुआ, किस तरीके से शूद्रों को बताया गया। ये सोसाइटी का भाग होता है, तो वहां देखेंगे इस चीज को। खैर, अभी फिलहाल के लिए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की महिला, और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की महिला और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। अब यहाँ वर्ण शब्द आपको पता है कि किसको आधारित था? कर्म आधारित। कर्म आधारित यहाँ पर ऋग्वेद में। उत्तर वेद में वर्ण शब्द जन्म आधारित हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट और लास्ट है, लास्ट स्लाइड है। जो वैद्य होते थे, वैद्य मतलब जो इलाज करते थे, वैद्य शब्द के लिए भीषण शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैद्य के लिए किसका यूज करते थे हम? भीषण शब्द का प्रयोग करते थे वैद्य के लिए। थोड़ा ठीक हो जाए, हाँ, भीषण शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो वैद्य होते थे, जो दवाई वगैरह देते थे, है ना, जैसे हम वैद्य बना रहे हैं, भीषण शब्द। उसके बाद भीषण अश्विन देवता को कहा जाता था। जो अश्विन देवता है उन्हें भीषण कहा जाता है। मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। दफनाया भी जाता था मतलब कि एक तो दाह संस्कार की प्रथा थी और दफनाने की प्रथा थी। अधिकतर किसकी थी? दाह संस्कार की थी ऋग्वेद में। कान में कर्ण, ये वाली बात थोड़ा इसको सही से देख लेंगे। कान में कर्ण शोभन है, शीश पर कुंभ नामक, कान में भी कुंडल पहनते थे और शीश पे कुंभ नामक क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। तो कर्ण शोभन और शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहने जाते थे। इनके वस्त्र सूती, ऊनी व चमे, चमे ये चर्म है, चर्म मतलब चमड़ा, लेदर, सूती, ऊनी, लेदर, सारे ये वस्त्र वस्त्र पहनते थे। जानवरों की खाल से बनाए जाते थे। जो लेदर के वस्त्र थे वो जानवरों की खाल से बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऋग्वेद का समाज। अब एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें आप लिख लेंगे, मैं लिखवा देता हूँ। क्या इसको हम लोग ना, हाँ, ये ऋग्वैदिक लिखने से, ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यानी कि जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें स्त्रियां राजनीति में भाग नहीं लेती थी। इस पॉइंट को आप लिख लें। बाकी जो चीजें हैं हमारी वो किस में लिंक होंगी? अब जैसे ऋग्वेद में वेद का प्रथम मंडल, 10वां मंडल, दूसरा मंडल, इन मंडलों में क्या क्या बातें हैं, मुख्य मुख्य मंडल कौन से हैं, ये हमारे किस में लिंक होंगे? धर्म में। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने भौगोलिक विस्तार पढ़ा दिया, सामाजिक विस्तार पढ़ा दिया। अब मैं आपको इसका आर्थिक विस्तार पढ़ाऊंगा, राजनीतिक विस्तार, और कौन सा पढ़ाऊंगा आपको? इसका धार्मिक विस्तार। उसी के अंदर हम पूरा ऋग्वेद खत्म कर देंगे। तो बाकी मेरे हिसाब से 2 या 3 क्लास और बनेंगी इसकी। 2-3 क्लास में मैं पूरा ऋग्वेद खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम उत्तर वेद कर देंगे। फिर ऋग्वेद उत्तर वेद पढ़ने के बाद हम उस पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोगों को खत्म होता है ये, यहाँ पर हमारा ऋग्वेद का समाज, सिर्फ समाज पढ़ा है। अभी बहुत सारी बातें हैं ऋग्वेद में जानने के लिए, उनको जानेंगे। मेन यहाँ पे क्या थी कि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था,
एक वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण शब्द जो है या तो रंग को बता रहा है या वो व्यवसाय को बता रहा है। इसलिए ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, और जो 4 वर्ण निकले हैं वो 4 वर्णों के बारे में बताया गया है कि वो एक विराट पुरुष यानी ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से कौन निकले हैं? ब्राह्मण निकले हैं। मुख से कौन निकले? भुजाओं से कौन निकले हैं? जो भुजाओं से निकले हैं वो आपके क्षत्रिय निकले हैं। जो जांघों से निकले हैं वो वैश्य निकले हैं। और जो पैरों से निकले हैं वो शुद्ध निकले हैं। कहीं मस्तिष्क आ जाता है, कहीं मुख आ जाता है, तो ब्रह्मा जी के मुख बोले या मस्तिष्क बोले, यानी इस जगह से जो निकले वो कौन निकले? ब्राह्मण निकले हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, तो एक तो वर्ण व्यवस्था ध्यान रखेंगे, एक पितृ सत्तात्मक याद रखेंगे, है ना। महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता था, ये भी ध्यान रखेंगे। स्त्रियों का भी क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था, यानी शिक्षा दीक्षा उनको भी दी जाती थी। शिक्षा के द्वार उनके लिए खुले हुए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। पर्दा प्रथा नहीं थी, सत्य प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह था। इसका मतलब बहुत उच्च कोटि के लोग थे। प्यार था। जो परिवार का मुखिया होता था उसको हम पिता बोलते थे, या गृहपति या कुलप कहा जाता था। समाज की सबसे छोटी इकाई ही परिवार थी, यानी कुल थी। इसको परिवार बोलो या कुल बोलो, ये वाली बातें बताई। तो कुल मिलाकर समाज में पितृसत्तात्मक समाज, महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता था, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ये सारी बातें हम देखेंगे। कबीलाए जीवन में जीते थे ऋग्वेद के लोग, ये सारी बातें हम इसके अंदर हमने इस पे आज डिस्कस कर ली। तो ये फिनिश होती है क्लास हमारी। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।